नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा विषय है वो है नातेदारी की रीतियाँ। नातेदारी की रीतियाँ किसी भी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यही तक सीमित नहीं रहता, उसे रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारे व्यवहार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा एवं आधारित है तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, परिहास या हंसी मजाक पर आधारित है। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है। पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध है तो जीजा साली के बीच में मधुरता का। इस बीच के प्रकार का व्यवहार, इसके नियम बने निम्न प्रकार से हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम परिहार या विमुखता। इसका अर्थ कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखते हैं, पारस्परिक सामाजिक अंतक्रिया को टालने का प्रयास करते हैं। रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो ये संबंध एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, बातचीत भी नहीं कर सकते, आमने सामने भी नहीं आ सकते। परिहार से संबंध विभिन्न संबंधियों में रखने को देखने को मिलता है, जैसे भाई बहन, सास दामाद, सास बहू, ससुर पुत्र वधू, ससुर दामाद, जेठ एवं छोटे भाई की पत्नी, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से। ये कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं, यहाँ तक कि वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, नहीं सो नहीं सकते और एक साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कभी कभी तो इस प्रकार के परिहार पराकाष्ठा तक भी पहुँच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई को प्रवेश की इजाज़त नहीं होती है जिसमें बहन का शव पड़ा हो। पुत्र वधू और सास ससुर परिहार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। जनजाति में बहू अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे को नहीं दिखाती, दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरे को नहीं दिखाती। उनका कहीं सामना होता है तो वो मुंह को छिपा लेती है। दामाद और सास ससुर एक दूसरे के नाम नहीं लेते, परस्पर छू भी नहीं सकते, न ही साथ भोजन कर सकते हैं। यदि ससुर को दामाद के सामने भोजन करना होता है तो वे मुंह ढक कर करता है। यदि दामाद ससुर का खुला मुंह देख ले तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। कई जनजातियों में सास अपने दामाद का नाम नहीं लेती। भारतीय समाज में भी सास ससुर एवं जेठ से पुत्र वधू परिहार रखती हैं। यही नहीं बल्कि पति के पिता के भाई व उसकी पत्नियों से भी बहु परिहार रखती है। इसी तरह से छोटी बहन व भाई का पत्नी भी बहन से भी परिहार रखता है। टॉयलर का मत है कि परिहार का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक एवं और ऐसे परिवारों के दामाद बाहर का व्यक्ति होने के एक अपरिचित व्यक्ति है। जब तक वह अपनी पत्नी के साथ रहने को आता था तो उसे सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहार करना पड़ता था। फ्रेजर ने भी कहा है कि परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं। उनका मत है कि कहीं उन लोगों में यौन संबंध तो न हो जाए तो निकट के रिश्तेदार और उनके यौन संबंधों की मनाही, इसलिए भी भाई बहन एवं सास दामाद परिहार पनपे। दूसरा है परिहास या हंसी मजाक के संबंध है। परिहास का संबंध परिहास से ठीक विपरीत है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है।
प्रयास के अंतर्गत दो रिश्तेदार में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंध, अश्लील और भद्दे का कथन, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया आदि समावेश होते हैं। इस प्रकार के विवाद प्रमुखता विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं। ये संबंध निम्न प्रकार से रिश्तेदारों में मिलते हैं, जैसे जीजा साली प्रयास, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भौजाई, मामा भांजा, मामी भांजा, दादा पोती, दादी पोता, चाचा भतीजा, फूफा भतीजा आदि। ये जीजा साली, देवर भाभी के बीच प्रयास जो संबंध होता है, हंसी मजाक के संबंध कई समाजों में प्रचलित है। इस प्रकार के संबंधों में हंसी मजाक ही नहीं वरन कभी कभी तो यौन संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना आदि सामान्य दिनों में होता रहता है, परंतु ये होली एवं अन्य त्योहारों पर एवं विवाह आदि के अवसरों पर अधिक होता है। दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत सी जनजातियों में मामा भांजे के साथ प्रयास के संबंध होते हैं। भांजा मामा की संपत्ति चुरा सकता है और उसके साथ में स्वेच्छता का व्यवहार भी कर सकता है। ओपी लोगों में भी यही प्रथा है। कुछ पितृवंशी परिवार में एक व्यक्ति अपनी भुआ से प्रयास कर सकता है। उत्तरी अमेरिका में देवर भाभी एवं जीजा साली के बीच में प्रयास अनिवार्य है। अगला है माध्यमिक संबोधन। ये भी समाजों में कई प्रकार के नियम हैं। जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारा जाता है, उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जाता है, उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी का या अमुक की माँ आदि। तो टॉयलर ने कहा है कि माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति मात्र सत्तात्मक परिवारों के कारण मानते हैं। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की प्रधानता एवं सर्वोच्च सत्ता थी। पति बाहर का व्यक्ति होने के कारण उनकी परिवार में उच्च स्थिति नहीं थी, अतः उसे द्वितीय संबंधी माना जाता है। इसलिए स्त्री उसे पुकारने के लिए बच्चों के माध्यम से बनाती थी। इस रीति को जब विस्तार हुआ तो पति भी अपनी पत्नी को बच्चों के नाम से भी पुकारने लगा। अगला है मातुले। मातुले ये प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के बीच में प्रमुख स्थान रखता है। उनकी आत्मीयता एक पर आधारित होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजियों की वफादारी पर मामा का विशेष अधिकार होता है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित होती है। भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार की यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे हुए भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो तब उस प्रथा को मातुले कहा जाता है और मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मक कहते हैं। अगला है पितृश्रेय। जिस प्रकार से मात्र सत्तात्मक परिवार में मामा का अधिकार को महत्व दिया गया है, उसी प्रकार से पितृसत्तात्मक परिवार में भी पिता की बहन हुआ, जिसे पितृस्वता कहते हैं, विशेष महत्व पाया जाता है। भुआ की भतीजे के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा माँ से अधिक भुआ का सम्मान करता है। वहीं भुआ भी संपत्ति का अधिकार होता है और उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। कुछ जनजातियों में भुआ की दाह संस्कार की प्रक्रिया करती हैं। दक्षिण अफ्रीका में जनजातियों में भी भुआ के सम्मान की यह प्रथा प्रचलित है। अगला है सप्रवेशिता या सहकष्ठी। इस प्रकार की प्रथा का संबंध प्रवेश काल में होता है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी के संतान होने वाली होती है तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिसका पालन उसकी पत्नी करती है। वे भी उसी प्रकार से कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रवेशा को होते हैं। वे भी पथ का भोजन करता है। उसे भी प्रवेशा की पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है। उसे उसी प्रवेशा की तरह ही अछूत माना जाता है।
भारत में ये खासी व टोडा जनजाति में प्रचलित है। खासी एक जाति जो पति को पत्नी की तरह नदी पार करने या कपड़े धोने की उस समय तक मनाही रहती है जब तक उसके संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती है। इस प्रथा के प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मानव शास्त्रियों ने भी भिन्न भिन्न तर्क दिए हैं, जो किस प्रकार से हैं। कुछ विद्वानों ने इसे मातृपितृ शकुन और संक्रमण अवस्था के अवशेष के रूप में माना है, तो कुछ विद्वानों ने इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे पति पत्नी में परस्पर प्रेम का विकास होता है। पत्नी को यह जानकर मानसिक संतोष होता है कि उसका पति भी उसके कष्ट में जिम्मेदार है, वे भी उसके कष्ट को महसूस करता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रवेश के समय भी स्त्री के शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उसके आसपास के वातावरण से प्रभावित करती हैं। जैसे जिस कमरे में वह रहती है उसमें रहने वाले अन्य व्यक्ति भी बीमार हो जाते हैं। अतः सह प्रवासी की रीति अंधविश्वास पर नहीं वरन ठोस तथ्य पर आधारित है। तो कुछ जनजातियों में इस प्रथा के प्रचलन का कारण माता पिता पर प्रतिबंध लगाकर उसको जादू टोने के बुरे प्रभाव से भी बचाया रखता है। नवजात शिशु कुशलता से जन्म ले सके। डॉक्टर दुबे का भी मत यही है कि इस प्रथा का प्रचलन सामाजिक पितृत्व निर्धारण करने के लिए हुआ है। बहुपति विवाह या मातृसत्ता परिवार में जहाँ संतान की जैविकी पिता प्राय अज्ञात की होता था, वहाँ व्यक्ति संतान का पिता माना जाता है। उसे हम सहकष्टी रीति का पालना करना माना गया। धन्यवाद।